मैंने बार बार माशा के बारे में सोचा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अब मेरी एक जरूरत बन गई थी, एक कसक बन गई थी। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। दरख्त की आंखें निकल जाना, माशा की वो कहानी, अगर मैं किसी को सुना देता और बताता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो मुझ पर शक करता, मुझे दिमाग से डिस्टर्ब समझता या फिर मेरा जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है ऐसा ही समझता, मुझे पागल समझता। लेकिन मैं जानता था मैंने क्या देखा, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था मैंने जागती आंखों से देखा था। मेरा दिमाग अब सन्नाटे में था, सुन पड़ चुका था दिमाग कि आखिर हकीकत क्या है और क्या सपना है। आखिरकार उसके बाद मैंने खुद को संभाला और मैं कर भी क्या सकता था। उसके बाद मैंने ठंडे पानी से गुस्ल किया। ठंडे पानी के गुस्ल ने मुझे थोड़ी सूझबूझ दी और उसके बाद मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया, क्योंकि मुझे दूसरी जगह दिमाग लगाना बेहद ज़रूरी था। मुझे माशा की याद आ रही थी और वो कहानी तड़पा रही थी। तकरीबन माशा से मिलने के 6-7 दिन बाद तक ये जादू मुझ पर चढ़ा रहा, ये सुरूर मुझ पर कायम रहा जो मैंने दरख्त के अंदर आंखों से और दरख्त से माशा की बातें सुनी थी। और मैं अपनी परेशानी से जूझता रहा, मुश्किलों से लड़ता रहा। इंसान कितनी बड़ी मुश्किल के सामने हो लेकिन उसे सामना तो करना ही पड़ता है। मेरे ही सगे भाइयों ने सगे भाई होने के बावजूद मेरे लिए अब मुश्किलात पैदा कर दी थी। मुझे बहुत एहसास था इस बात का। बहुत से मेरे अजीज़ो अकारिब थे, बहुत से मिलने जुलने वाले थे जो मुझसे मिलते जुलते भी थे और मोहब्बत से पेश भी आते थे। और ये खास तौर पर उस दिन हुआ करता था कि जिस दिन मैं बस्ती जाता था। लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। पिछली मर्तबा जब मैं झूमर गांव गया तो वालिद साहब की तबीयत अच्छी खासी खराब थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वालिद साहब दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हालांकि वो अपने दौर में अच्छे खासे तवानाई थे। मेरे दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जायदाद के हिस्से बंटवारे भी कर लिए थे। इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि वो मेहनत भी किया करते थे। उन्हें मुझसे तो इख्तिलाफ था लेकिन मुझे उनसे कोई भी इख्तिलाफ नहीं था। बहन से तो हम लोग महरूम ही थे। बिल्कुल अजीब बात थी कि करीब के रिश्तेदारों में भी हमारी कोई बहन नहीं थी। इसीलिए दोनों भाइयों की जो शादियां थी वो गैर घरानों में हो गई। यानी हमने अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं की, ना ही कोई रिश्तेदार में लड़की थी, इसलिए गैर घरानों में ही मेरे भाइयों की शादी हुई थी। और मैंने अब ये बात महसूस कर ली थी कि इस घर का माहौल अब मेरे लिए अजनबी हो चला था। भाभियां जो आई थी वो शहरों से आई थी और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्होंने घर में आते से ही सारा निजाम अपने हाथ में ले लिया था, यानी सारा निजाम संभाल लिया था घर का। बहरहाल दोस्तों, इस दौरान बहुत सारे वाकयात भी हुए लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ टैकल कर लिया। मैं अक्सर मामलात को नजरअंदाज ही कर देता था। अपने तालीम के आखिरी इम्तिहान देने के बाद इंसान को जो खुशी होती है उसकी कोई मिसाल भी नहीं दे सकता मैं आपको। पिछले दिनों वालिद साहब बीमार थे, उनके बारे में इत्तला मिली, लेकिन खुद ही मेरे वालिद साहब ने ही कहा था कि मेरी सारी बीमारी उस वक्त दूरी हो जाएगी जब मैं अपने आखिरी इम्तिहान अच्छे से कामयाबी से देकर आ जाऊंगा। उस वक्त मेरे वालिद साहब की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, ऐसा कहना था मेरे वालिद साहब का। इस दौरान मैं जरा सा भी तरद्दुद ना करूं और इम्तिहान की तैयारी में पूरा वक्त बिताऊं, यही मेरी वालिद साहब की मेरे लिए नसीहत थी। चुनांचे अपना ये काम मुकम्मल करने के बाद, आखिरी इम्तिहान देने के बाद मैं वालिद साहब को सरप्राइज देने के लिए तहैया करके अपनी बस्ती के लिए निकल पड़ा। बस्ती के इस छोटे से रास्ते पर जहाँ लाहौर से चलने वाली बस झूमर के लोगों को उतारती थी, तो जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो बस वहाँ पर 3 तांगे ही अब तक खड़े हुए थे और इन्हीं में चौधरी इमाम का भी तांगा मौजूद था। चौधरी इमाम जो थे वो हमारी बस्ती के एक बड़े ही मोअज़्ज़िज़ आदमी थे। उनके 2 बेटे 1965 की जंग में शहीद हो गए थे और चौधरी इमाम ने अपनी बूढ़ी हड्डियों को फिर से जवान कर लिया। चौधरी इमाम किसी भी चीज के लालच में मुब्तला नहीं हुए थे और चौधरी इमरान ने हुकूमत की बिरादरी से भी कोई फायदा नहीं उठाया और जो पैसे उनके पास जमा थे उन्हीं पैसों से एक तांगा भी खरीद लिया था। बस उसका यही जरिया मुआश था। इस वक्त भी वो तांगा लिए बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। जीटी रोड से गुजर जाने वाली बस झूमर के मुसाफिरों को उतार कर आगे बढ़ गई और मैं चौधरी इमाम की जानिब बढ़ने लगा। मैंने जब उन्हें सलाम किया तो वो मुझे देखने लगे और जब तांगे से नीचे उतर कर आए तो मैं हैरानी रह गया। कहने लगे, अरे शाजिल बेटा। उनकी आवाज आज कुछ अजीब सी थी। मैं सलाम दुआ करने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद जब उनके तांगे में बैठा तो वो मुझसे कहने लगे, बेटा शाजिल, तुम अभी आ रहे हो, तुम्हें किसने खबर दे दी? चौधरी इमाम के इन अल्फाज पर मैं ताज्जुब और हैरत भरे लहजे में उनसे पूछने लगा, चचा आप क्या बात कर रहे हैं और कैसी खबर? अरे, चौधरी इमाम ने इतना कहा और मुझे हैरत भरी निगाह से देखा और बेचारे चौधरी इमाम लरस कर ही रह गए। तभी मैंने फिर से उनसे हैरत से पूछा, कैसी खबर है चौधरी साहब, मुझे बताएंगे नहीं आप, कौन सी खबर है? तभी वो फिर से हैरान कुन लहजे में बोले, शाजिल बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने कुछ भी नहीं बताया? उन्होंने कोई खबर नहीं पहुंचाई तुम तक? तभी मैंने चिल्लाकर कहा, आप तांगा रोकिए चौधरी साहब और बताइए मुझे कैसी खबर, आप ये पहेलियां मत बुझाइए।
सब खैरियत तो है ना? तभी चौधरी इमाम ने गर्दन झुका ली और फिर बोले, बुरा जमाना आ गया बेटे, आज तक तुम्हें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, इसका मतलब तो साफ यही निकलता है। तभी मैंने उनसे कहा, अरे चाचा कुछ बताइए तो सही, क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? तभी वो बोले, अरे बेटा तुम्हारे वालिद अमीरुद्दीन। तभी मैंने बोला, क्या हुआ वालिद साहब को, क्या हुआ, आप मुझे साफ साफ बताएं। तभी उन्होंने ऐसी खबर सुनाई जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद अमीरुद्दीन अल्लाह को प्यारे हो गए और अब तो काफी दिन हो गए उन्हें अल्लाह को प्यारे हुए को, शायद 1 महीना से भी ज्यादा हो चुके हैं तुम्हारे वालिद साहब को इस दुनिया से गए को। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी मेरा दिमाग तो भग सा रह गया, पूरा जिस्म साए साए करने लगा। कुछ सोच समझ की ताकत और कुव्वत अब बची नहीं थी, क्योंकि खबर ही ऐसी थी जो मुझे अभी तक मालूम नहीं थी। मैं वालिद साहब को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो एक दुख भरा सरप्राइज मेरा ही इंतजार कर रहा था। अचानक मेरी आंखों में नमी उतर आई, हलक बंद हो गया। कोशिश करने के बावजूद भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी आवाज हलक से बाहर ही ना निकल पा रही थी। चौधरी इमाम जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब तांगा चलाते रहे और उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोले। उन्हें महसूस हो चुका था कि मुझे कुछ नहीं पता था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया से अब रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। तो कोई भी हुआ उसके बाद खामोशी तो इख्तियार करेगा ही। काफी फासला जब गुजर गया तो काफी फासले के बाद मैंने उनसे कहा, चौधरी साहब मुझे तो किसी ने खबर तक नहीं दी, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मुझे बताना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। ये कैसी दुनिया है चौधरी साहब, आखिर कैसे मेरे भाई लोग हैं? चौधरी साहब मुझे तो अपने परायों ने भी नहीं बताया कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। फिर मैंने चौधरी साहब से पूछा, लेकिन चौधरी साहब अब्बा तो ठीक थे, अचानक से उन्हें क्या हो गया था? अरे भैया तुम्हें किसने कहा कि वो ठीक थे? कोई तंदुरुस्ती नहीं थी उनके अंदर। काफी दिन से वो बेचारे बीमार ही चल रहे थे, लेकिन किसी को कुछ बताते नहीं थे, पता नहीं क्या मजबूरी थी। खुदा करते हुए मैं बस्ती पहुंचा और फिर हवेली के जो पुराने मुलाजिम थे वो मुझे देखकर अचानक से फूट कर रोने लगे थे। बड़े भाई भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मेरे करीब आकर अदाकारी करने की, झूठा मूठा रोने का नाटक करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मैंने अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए और कहा, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, इन तमाम बातों की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। कितना वक्त हुआ वालिद साहब के इंतकाल को? तभी अतरुद्दीन भाई ने बताया, 1 महीना हो चुका है वालिद साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए। तभी मैंने उनसे कहा कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी गई? तभी वो बोले कि ये अब्बा जी का ही हुक्म था कि जब तक तुम्हारे इम्तिहानात ना हो जाएं तुम्हें इत्तला ना दी जाए, क्योंकि तुम अच्छे से इम्तिहानात दे दो। तभी मैंने उनसे कहा, आप लोगों ने उनकी बात इतनी आसानी से मान ली और एक बेटे को अपने बाप के इंतकाल में भी शामिल नहीं होने दिया? ये नहीं सोचा कि ये बात जब मुझे मालूम पड़ेगी तो मुझ पर क्या गुजरेगी? वो तो इस दुनिया से जा रहे थे ना, लेकिन मुझे तो आपके साथ रहना था उस वक्त जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। तभी वो बोले, देखो हम उनकी बात नहीं टाल सकते थे शाजिल। तभी मैंने सख्त लहजे में कहा, वो बात है ही नहीं मेरे भाई, बात ये थी कि मैं अपने वालिद को आखिरी वक्त में भी ना देख पाया। अब बताओ जरा मैं क्या करूं? वो दोनों मुझे कतई शरीक नहीं करना चाहते थे। मेरे दिल में अब उनके लिए बहुत ज्यादा धुआं भर चुका था, क्योंकि मेरे भाइयों ने ही जानबूझकर मुझे मेरे वालिद के दीदार से, आखिरी दीदार से मरहूम रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि अमीरुद्दीन साहब एक ऐसे बाप थे इनकी मिसाल शायद ही मुश्किल से दी जाती थी। मेरे वालिद एक ऐसे बाप थे जो दुनिया में नहीं थे और उनके बगैर अब मुझे यह हवेली काटने को दौड़ रही थी। ये हवेली बिल्कुल वीरान लग रही थी और मुझे अब दिल से ऐसा कड़वापन हो चुका था और ऐसा एहसास हो रहा था कि इस हवेली से अब मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। भाई और मेरी भाभियां कभी भी पहले भी मेरे दिल में नहीं उतरे थे, ना ही मुझे उनसे किसी भी तरह का कोई दिली लगाव था। मैं खुद इस बात को इतना बुरा नहीं समझता था जितने बुरे वो लोग मुझे मिल चुके थे। उनकी शादी के बाद मैं कई बार अपने घर भी आया था, लेकिन मेरी सगी भाभियों से मेरी ऐसी मुलाकात हुआ करती थी जैसे पड़ोसियों से कोई अजनबी शख्स मिलता है। इसी तरह से मेरी भाभियां मुझसे पेश आती थी और मैं भी उनसे फिर बातचीत नहीं कर पाता था, अजनबियों की तरह उनसे मिल लिया करता था। एक लम्हे के लिए भी कभी हम घुल मिल ना सके थे और मेरी सगी भाभियों ने भी मुझे कभी कोई अहमियत ना दी थी। मैं इतना भी बुरा नहीं था जितना उन्होंने मुझे बुरा बना दिया था लोगों की नजरों में, और जितने बुरे वो थे उनसे तो मैं लाख दर्जा अच्छा था। जो भाभियों और देवरों के दरमियान अपनायत रहती है वो मेरी भाभियों ने तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं दी थी। मैं अपने कमरे में जाकर अब बंद हो गया। मेहमान अभी भी आते रहते थे और मुझे पूछते भी रहते थे और मैं उनसे नॉर्मल सी बात कर लेता था। मेरे भाई, सगे भाई भी कुछ चोर से अब बने रहते थे। बहरहाल इस बात को अब काफी वक्त गुजर गया था। फिर एक दिन की बात है जब हैदर बेग शहर से वापस आए। ये हमारे कानूनी मुशीर थे और बहुत बेतकल्लुफ भी थे। वालिद साहब से इनके बेहद अच्छे ताल्लुकात थे। इन्होंने सबसे पहले आकर मुझसे मुलाकात की और मुझसे बोले, मुझे अतरुद्दीन ने बुलाया है बेटा शाजिल, कुछ हिसाब किताब करने हैं और उस हिसाब किताब में तुम्हारी शिरकत भी बेहद जरूरी है शाजिल।
असल में अतरुद्दीन यही चाहते हैं कि सारे मामलात जो हैं साफ सुथरे हो जाएं जायदाद वसीयत को लेकर। कहना है कि तुम्हें अभी कुछ सूरत हाल मालूम नहीं है, बाद में अपने दिल में सोचकर ये ना कहना कि जायदाद वगैरह में तुम्हारे साथ बेईमानी की गई, डंडी मारी गई। मैंने उनसे कहा, देखिए साहब मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगे, अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे सामने सारी जायदाद और वसीयत की तफसीलात आ जाएगी। फिर हम सब जायदाद के इस हिसाब किताब के लिए जमा हो गए। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।